महिमा जी, अगर इलेक्शन कमीशन बुला रहा था, राहुल गांधी आए, मिलकर बैठकर बात कर लें, 13 दिन हो गए, जाना चाहिए था। पहले आप कहते थे मिलने का टाइम नहीं दे रहे, मिलने का टाइम नहीं दे रहे। अब मिलने का वो टाइम दे रहे हैं तो आप जा नहीं रहे, ऐसा क्यों? जय हिंद। मानस जी, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत आभारी होना चाहिए और बहुत एहसान मानना चाहिए चुनाव आयोग का कि भाई आपने समय दे दिया। जो लोगों का अधिकार है, जो इस लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, निरपेक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जो एक स्वतंत्र भूमिका होनी चाहिए, उसके हर पहलू पर आज सवाल खड़े हैं, प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अरे भाई हम क्यों नहीं गए। आपको आज चुनाव आयोग के प्रवक्ता को अपनी चर्चा में शामिल रखना चाहिए था, क्योंकि नहीं, भाजपा वो के जो आते नहीं है प्रवक्ता है महिमा जी, आपको ही पता भाजपा है है। इलेक्शन कमीशन डिबेट में शामिल होता नहीं है। ठीक है, हमने तो कई बार रिक्वेस्ट भी किया है। तो भाजपा का तो पल में तोला पल में माशा होता रहेगा आपकी चर्चा में भी, और वैसे भी मन करता है तो बोल देते हैं अरे ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये तो वो बताएंगे। और जहां इनको सहूलियत लगती है वहां बोल देते हैं कि अच्छा, नहीं, मेरा देखिए, मेरा तो ये सवाल चुनाव पूछने का आयोग महिमा जी करना मकसद ये नहीं था कि बड़ा एहसान किया इलेक्शन कमीशन ने। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन कमीशन से मिलने का टाइम मांगे, इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, खासतौर से राजनीतिक दल, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। पर अब जब वो तैयार हो गए मिलने के लिए, तो अब तो मिलना चाहिए था, बात बिल्कुल करनी चाहिए बिल्कुल। जाके। और इसी के साथ साथ आपकी बात दुरुस्त है, और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग को उन तमाम सवालात के जवाब और वो सारी सूचना भी मुहैया करानी चाहिए थी जो हर एक वोटर का अधिकार है। देखिए, इस देश के अंदर ये जो लोकतंत्र है ये टिका ही है एक मजबूत स्तंभ पर, जो स्तंभ है निरपेक्ष निष्पक्ष चुनाव। अब वो निष्पक्ष चुनाव आज कटघरे में खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की 170 रैलियां होती हैं 2024 के चुनाव में, उसमें से 110 रैलीज के अंदर हेट स्पीच होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, चुनाव आयोग उसको जाने देता है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी फडणवीस जी की बात सुन रही थी, बड़ी हैरान हो रही थी। उनको सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश पढ़ना बड़ा अच्छा लगा। जरा गौर से उनको पढ़ना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के क्या क्या लिखा था सर्वोच्च न्यायालय ने। उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, और उसके बाद भी चुनाव चलते जा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड तो जाहिर सी बात है रोकने ही पड़े। उसके अलावा आपको याद होगा किस तरीके से दो चुनाव आयुक्तों ने, मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफे दिए थे। मानक जी, अरुण गोयल जी का इस्तीफा तो पिछले चुनाव से, 2024 के चुनाव से चंद हफ्ते पहले 10 मार्च को आ गया था। ऐसा क्यों हुआ था? राजीव कुमार जी और उनके बीच में ऐसे कौन से मतभेद थे जिसके कारण से वो इस्तीफा आया? और उसके बाद आपको मालूम है किस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्तों की इस देश में नियुक्ति की जानी शुरू कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देने वाली भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नियुक्ति की जाएगी जिस कमेटी के द्वारा, उसमें 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 नेता प्रतिपक्ष होंगे, उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसमें भाजपा के प्रतिनिधि, उसमें सरकार के प्रतिनिधि होंगे। तो ऐसे में ऐसा क्यों किया भाजपा ने कि 2:1? और फडणवीस जी की बात सुनते हुए कि आपने गौर नहीं किया उनकी भाषा पर, सड़क छाप भाषा कि चेले चपाटे जाकर के चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगी? क्या किसी मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? मानक जी, मैं तो नहीं मानती। लेकिन और मैं फैक्ट तो यही है ना महिमा जी, फैक्ट तो यही है ना, कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। कोर्ट ने कहा समय बर्बाद कर रहे हैं आप हमारा, किस तरह की पिटीशन लेके आ रहे हैं। आपको भी कोर्ट जाना चाहिए था। बार बार इतने महीनों से, देखिए महिमा जी, बड़ा सिंपल है, आपको कोर्ट्स में यकीन है ना? आप तो खुद एक वकील हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपको यकीन है। अगर है तो आपको फिर जाना चाहिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, पिटीशन अपनी बोलिए। महाराष्ट्र चुनाव में ये हमको जी वोटर लिस्ट नहीं दे रहे, वीडियो नहीं दे रहे, या गड़बड़ी हो गई, वोटर बढ़ गए, देना पड़ेगा, 15 दिन में देना पड़ेगा। देखिए, जायज बात है आपकी। और मैं आपको बताऊं, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने, मानक जी, एक निर्देश जारी किया 2024 के दिसंबर में, और ये कहा कि महमूद प्राचा जो जानकारी मांग रहे हैं, जो लिस्टें और जो वीडियो मांग रहे हैं, वो बिल्कुल जायज हैं, वो बिल्कुल कानूनन मांग रहे हैं, और उन्हें 6 हफ्ते में मुहैया कराई जाए। आप हैरान हो जाएंगे सुन करके, 6 हफ्ते से पहले पहले चुनाव आयोग ने जो दशकों से नियम थे वो नियम बदल डाले, और अभी हाल में तो एक और नया नियम आ गया है कि वो जो वीडियो फुटेज है वो 45 दिन में बदल दी जाएगी। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही है? चुनाव आयोग से हम मांग रहे हैं कि आप हमें वीडियो फुटेज दीजिए उन चुनावों की, महाराष्ट्र और हरियाणा के, और उसके अलावा हमें वोटर सूची दे दीजिए जो कि सार्वजनिक जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं हम मांग रहे हैं जो बहुत गोपनीय हो,
जो मुख्य विपक्षी पार्टी से छुपाने का कोई कारण हो मुख्य न्यायाधीश के पास या चुनाव आयोग के पास, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास या चुनाव आयोग के पास। लेकिन आज चुनाव आयुक्त क्यों भाग रहा है लोकतांत्रिक मांगों से? अच्छा जो महिमा विपक्ष जी, मुझे इत्तेफाक से याद आ गया मुझे लास्ट टाइम भी, पिछली बार भी जब इस मुद्दे पर मैं डिबेट कर रहा था, आप ही मेरे साथ थी, और तब भी मैंने यही फैक्ट्स रखे थे जो आज भी मैंने अपनी शुरुआती भूमिका में बताए। पहली बार नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर बढ़ रहे हैं। 2014 का आंकड़े मैंने दिया, 28 लाख वोटर बढ़े थे लोकसभा विधानसभा में। 2009 में 30 लाख बढ़े थे। तो इस बार भी अगर 35-40 लाख वोटर बढ़ गए तो ये तो नॉर्मल पैटर्न है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं है मानक जी। मैं आपको याद करा देती हूं मैंने भी क्या उत्तर दिया था और आज दोहरा देती हूं, और उसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश चुनाव को भी दोहरा देती हूं। देखिए कितने अंतराल में ये वोटर जुड़े। 76 लाख वोटर 5 महीने के अंतराल में। क्यों? क्योंकि भाजपा बुरे तरीके से डर गई थी। पहले अरुण गोयल का इस्तीफा करवाया, उसके बाद अपनी मन मर्जी से चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। उसके बाद जब ये देखा कि महाराष्ट्र की लोकसभा में इनके मनवांछित जो है नतीजे नहीं आए, 5 महीने के अंदर अंदर 76 लाख वोटर जुड़ जाते हैं। आप 28 लाख की बात कर रहे हैं, मैंने मध्य प्रदेश का याद दिलाया। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में हमने कहा था 60 लाख वोटर फर्जी हैं। चुनाव आयोग ने कहा था फालतू की बात है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और बाद में चुनाव आयोग ने माना था 28 लाख फर्जी वोटर थे, उनके नाम काटने पड़े थे। 76 लाख का आंकड़ा कहां से आया? मुझे 76 लाख नहीं, अभी तक तो 40 लाख का आंकड़ा था। महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच आप कह रहे हैं 40 लाख वोटर बढ़े हैं। आप एक्सपर्ट्स को सुनिए, मैं बिल्कुल बताती हूं आपको। ये जो 76 लाख का आंकड़ा है, इस आंकड़े को बार बार भाजपा के एक पूर्व प्रवक्ता और आज की वित्त मंत्री जी के पति परकला प्रभाकर जी बार बार दोहराते हैं। ये 76 लाख का आंकड़ा वहीं से आता है। अच्छा ठीक है, ओके, एक मुद्दा और, एक मुद्दा और, इसके बाद प्रदीप भंडारी। मुद्दा ये है, देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा कुछ एक सीटों का रिजल्ट बताया है। आप कह रहे हैं ना, जहां जहां वोटर बढ़े वो सारी सीटें बीजेपी जीत गई। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं पश्चिम नागपुर में 7% वोटर बढ़े, कांग्रेस के विकास ठाकरे जीते। उत्तर नागपुर में 7% वोटर बढ़े, कांग्रेस के नितिन राउत जीते। पुणे में वडगांव शेरी में 10% वोटर बढ़े, शरद पवार गुट के बाबू पठारे जीते। और मुंब्रा में 9% वोटर बढ़े, यहां भी शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाड जीते। तो आप फैक्चुअली भी गलत हैं जो आप कह रहे हैं जहां जहां वोटर बढ़े वहां वहां बीजेपी जीती है। देखिए वो कहते हैं ना कि रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। तो भाजपा का जो काम करने का तरीका है, आप ये देखिए कि ये 2-3 सीटें गिना करके क्या साबित करना चाहते हैं भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के नेता? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि आज तक के इतिहास में जो नहीं हुआ, यानी कि जो प्रोविजनल वोटिंग डेटा 5 बजे आता है और जो रात 11 बजे फाइनल वोटिंग डेटा देता है चुनाव आयोग, जिसमें 10-10% का अंतर पाया गया, जो इतिहास में 1% से ऊपर कभी नहीं था? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि उस डेटा अच्छा ठीक है, ओके, प्रदीप भंडारी, ऑल राइट, गलत है? ठीक है, ओके, प्रदीप भंडारी।